नेक्स्ट है बच्चों शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। शार्पनेस का मतलब क्या होता है हम डिस्कस करते हैं अभी। सबसे पहले तो मैं रेजोनेंस की बात कर रहा हूं। रेजोनेंस की कंडीशन में सीरीज एलसीआर सर्किट आपको दिया हुआ है, तो रेजोनेंस में क्या होता है, एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं। ओमेगा आर यहां पे रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्सएल को ओमेगा आर एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा आर सी। तो ओमेगा आर की वैल्यू हमें मिल गई 1 अपॉन रूट एल सी के बराबर, और ओमेगा आर को मैं लिख सकता हूं 2 पाई एफ आर, तो यहां पे हो जाएगा 2 पाई एफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। ठीक है, तो एफ आर आपको मिल गया बच्चों, एफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी के बराबर। एफ आर यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा आर जो है वो रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब शार्पनेस का मतलब क्या होता है, यहां पर आप देखिए ये एक ग्राफ आपको दिया हुआ है करंट और ओमेगा के बीच में, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में। और ये ग्राफ जो है वो एक सर्किट में यहाँ ले लेता हूँ। ये सर्किट में ये हो गया हमारे पास L, ये हो गया C और ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं वेरिएबल ले रहा हूँ और मैंने AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ पर है, ये L है, ये C है और ये R है। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी होता है। अब अगर मान लीजिए सर्किट में एल और सी की वैल्यू अगर हमने फिक्स कर दी है, तो इसका मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो फिक्स हो जाएगी और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमें करंट जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। तो आप देखिए सबसे पहले मैंने रेजिस्टेंस लिया R1, फिर R2, फिर R3, राइट। तो R1 पे मुझे ग्राफ मिला ये, राइट, मतलब करंट, पीक करंट जो है, पीक करंट की वैल्यू जो है वो मुझे ये मिली। जब मैंने रेजिस्टेंस को R2 किया तो पीक करंट मुझे ये मिली, और जब मैंने R3 लिया तो पीक करंट मुझे ये मिली। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो है वो R3 सबसे ज्यादा है, R2 उससे कम है और R1 सबसे कम होगा, राइट। जिस रेजिस्टेंस पर पीक वैल्यू सबसे ज्यादा मिलेगी उस रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम होगी। अब शार्पनेस का मतलब क्या होता है, राइट, जो जिसका मान लीजिए एक तरह से मैं ये कह सकता हूं जिसकी पीक वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसकी शार्पनेस भी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पे ये जो कर्व है आपके पास R1 पर जो कर्व है इसकी शार्पनेस सबसे ज्यादा है। अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं तो R1 की शार्पनेस सबसे ज्यादा, R2 की उससे कम होगी और R3 की और भी कम होगी, राइट। तो यहां देखिए आप, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। पहली बात तो, क्योंकि आप देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है, तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस आर ऑफ द सर्किट, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस कर्व इंक्रीजेज, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस आर। आप देखिए सबसे कम रेजिस्टेंस R1 का है तो इसकी शार्पनेस सबसे ज्यादा होगी, इस कर्व की शार्पनेस सबसे ज्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट आप देखिए, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द करंट इन द सर्किट हैज मैक्सिमम वैल्यू। वो तो हम देख ही रहे हैं, राइट। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर होगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आप देखिए, सीरीज एलसीआर सर्किट इज यूज्ड इन रेडियो एंड टीवी रिसीवर्स टू ट्यून द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी और फिल्टर अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। यहां पर जनरली आपने देखा होगा कि जैसे रेडियो होता है, रेडियो जो रिसीवर है, डिफरेंट डिफरेंट रेडियो स्टेशन होते हैं और वो रेडियो डिफरेंट डिफरेंट रेडियो स्टेशंस को वो कैच करता है। लेकिन जब हम उसको ट्यून करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन ही सुनाई देता है, राइट। जबकि वो सभी रेडियो स्टेशन को, सभी रेडियो स्टेशन से आने वाली वेव्स को वो रिसीव कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन सुनाई देगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रेडियो स्टेशन अपने प्रोग्राम जो ब्रॉडकास्ट करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे करते हैं, राइट। और हमारे रेडियो के अंदर एक ट्यून सेट करने का एक नॉब होती है। जब हम रेडियो का ट्यून सेट करते हैं तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, उस रेडियो के सर्किट के अंदर सी की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, राइट। जब सी की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं तो एक तरह से फ्रीक्वेंसी जो है 1 अपॉन रूट एल सी, हम उस सर्किट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। जब सी चेंज होगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। अब सपोज मान लीजिए कोई भी रेडियो स्टेशन की मैं बात करूं, सपोज मान लीजिए कोटा रेडियो स्टेशन है। कोटा रेडियो स्टेशन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अपने प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर रहा है।
जब मैंने उस रेडियो को ट्यून किया और सी की वैल्यू मैंने इस तरह से एडजस्ट की कि हमारे रेडियो के सर्किट की फ्रीक्वेंसी भी कोटा रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तो क्या होगा बच्चों, कोटा रेडियो स्टेशन के करस्पॉन्डिंग रेजोनेंस सेटअप हो जाएगा और क्या होगा, आपको करंट जो है उसके करस्पॉन्डिंग करंट आपको मैक्सिमम मिलेगी, तो पावर भी आपको मैक्सिमम मिलेगी। तो एक तरह से कोटा रेडियो स्टेशन का जो साउंड है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और अदर रेडियो स्टेशन राइट, उनके प्रोग्राम जो आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी से हमारे रेडियो की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं की है, तो उनका साउंड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें केवल और केवल कौन सा स्टेशन सुनाई देगा, कोटा रेडियो स्टेशन सुनाई देगा। तो इसी तरह से यही प्रोसेस हम टेलीविजन में भी हम बात करते हैं। तो टेलीविजन और रेडियो में हम रेजोनेंस को वहां पर रिसीवर एज ए रिसीवर हम यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर। क्यू फैक्टर को ही क्वालिटी फैक्टर भी कहा जाता है। इससे पहले हमने शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को डिस्कस किया था और किसी भी सीरीज एलसीआर सर्किट की शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को पता करने के लिए हम फैक्टर को यूज में लेते हैं और उस फैक्टर को हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। दैट मीन्स क्वालिटी फैक्टर की हेल्प से हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का पता लगा सकते हैं कि कोई भी कर्व जो है वो कितना शार्प है, और यहाँ पर हम उसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे और उस फॉर्मूले की हेल्प से हम कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर में सबसे पहले ये सीरीज एलसीआर सर्किट में एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, और ग्राफ जो है वो करंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में है। ग्राफ में हम जानते हैं कि सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए स्टार्टिंग में जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम हो जाता है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद अगर और हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, देखिए आप, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं हम तो करंट बढ़ रहा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम हो जा रहा है और उसके बाद और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर करंट जो है वो कम हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन अगर हम करें तो डेफिनेशन होती है, इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। अब यहाँ पर बैंडविड्थ क्या होता है इसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो Q इज इक्वल टू ओमेगा आर, मतलब रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। यहाँ पर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो है बच्चों उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ, और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो है वो उसको हम बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। और हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं बच्चों, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो आपको करंट एम्पलीट्यूड मिला है, क्या मिला है, करंट एम्पलीट्यूड। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो आपको करंट एम्पलीट्यूड मिला है, राइट, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जिन पर करंट की वैल्यू जो है करंट एम्पलीट्यूड का 1/√2 टाइम्स हो जाता है। कहने का मतलब ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी पे जो हमें करंट मिली है वो करंट हमें मिली है I0 मैक्स, राइट। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 वो फ्रीक्वेंसीज हैं जिन पे करंट की वैल्यू I0 मैक्स का 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। इन फ्रीक्वेंसीज को हम क्या बोलेंगे बच्चों, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। तो ध्यान रखना है आपको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो हमें करंट एम्पलीट्यूड मिलता है उसको हमने बोला है I0 मैक्स, और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी पे जो हमें करंट मिलेगा वो I0 मैक्स का 1/√2 टाइम्स मिलेगा। और अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पर अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर जो मिलेगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो हमें पावर मिल रही है उसका 1/2 टाइम्स मिलेगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। तो ओमेगा 1 जो है उसको हम बोलेंगे लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज और ओमेगा 2 को हम बोलेंगे अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। और ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का जो डिफरेंस होता है बच्चों उसी को हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्यू फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पहला जो पॉइंट है वो है इट रिप्रेजेंट द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। सीरीज एलसीआर सर्किट का जो शार्पनेस है, रेजोनेंस पे जो शार्पनेस है उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। क्यू फैक्टर जो है वो यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि देखिए इसकी जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन इसकी भी होगी, तो डायमेंशन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्यू फैक्टर की कोई डायमेंशन नहीं होती है और किसी भी तरह की कोई यूनिट नहीं होती है। यहां पर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो है
be the angular frequencies at which the current amplitude, that is the important current amplitude in the circuit becomes 1 by root 2 of the maximum value of current at the resonant angular frequency. एंगुलर रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे जो आपको मैक्सिमम करंट मिला है जिसको हम बोलेंगे आई नॉट मैक्स, राइट। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसीज पे जो आपको करंट मिलेगा वो आई नॉट मैक्स का 1 बाई रूट 2 टाइम्स मिलेगा। और अगर मैं पावर की बात करूं बच्चों तो पावर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, हाफ पावर मिलेगा। किसका हाफ पावर मिलेगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो आपको पावर मिल रहा है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसीज पर उसका हाफ पावर आपको मिलेगा, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। तो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर नोन एज हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए द करंट एम्पलीट्यूड इन सीरीज एलसीआर सर्किट इज गिवन बाय, देखिए करंट एम्पलीट्यूड आपको निकालना है सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए। तो करंट एम्पलीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, आई नॉट, हमें पीक करंट चाहिए तो यहां पर पीक वोल्टेज लेंगे बच्चों, राइट। और आई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड होता है। और जेड क्या होता है, इंपीडेंस। और सीरीज एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस यानी कि जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, करंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, राइट। अब अगर मान लीजिए मैं केवल आई नॉट मैक्स की बात करूं, आई नॉट मैक्स जो है वो करंट एम्पलीट्यूड है, कब है बच्चों, जब फ्रीक्वेंसी जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। तो अगर मैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर की बात करूं तो आई नॉट मैक्स इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, वी नॉट बाई आर, क्योंकि हम जानते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो इंपीडेंस होता है वो Z किसके बराबर हो जाता है बच्चों, R के बराबर, मतलब रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो मैं यहां पर आई नॉट मैक्स इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं, वी नॉट बाय आर के बराबर। तो आई नॉट मैक्स क्या है, करंट एम्पलीट्यूड है, कब है, एट रेजोनेंस। अब अगर मैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे बात करूं तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे जो आपको करंट मिलेगा, रेजोनेंस पे जो करंट मिल रहा है उसका 1 बाई रूट 2 टाइम्स होगा। तो यहां पर 8 हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, यहां देखिए ये जो करंट है बच्चों वी नॉट बाई आर, वी नॉट बाई आर कब है, आई नॉट मैक्स के बराबर है। और कब मिलेगा आपको ये, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। इसका अगर मैं 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स अगर मैं कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पर करंट मिल जाएगा। तो जनरली ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे करंट की अगर मैं बात करूं, पीक करंट की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, वी नॉट अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। और ये जो करंट है ये करंट किसके बराबर होगा बच्चों, ये जो करंट आपको मिला है ये करंट आपको मिला है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर। अब हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पर तो Z कितना होगा, Z का फार्मूला हमारे पास होता ही है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर अगर मैं करंट की बात करूं, पीक करंट की बात करूं या करंट एम्पलीट्यूड की बात करूं तो वो मिलेगा मुझे वी नॉट अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। और ये करंट किसके बराबर होगी बच्चों, जो आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो आपको करंट एम्पलीट्यूड मिला है उसका 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स के बराबर। तो यहां पे वी नॉट अपॉन आर तो क्या हो गया, आई नॉट मैक्स के बराबर, और इसका 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स हमने यहां पर कर दिया। तो यहां से देखो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहां क्या बचेगा बच्चों, ये ऊपर तो कैंसिल हो गया है तो यहां बचेगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन, इसको हम लिखेंगे ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट 2 आर, रूट 2 और आर के बराबर। ठीक है बच्चों, ये बराबर हो गया। अब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, राइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। आप देखिए यहां से तो रूट हट जाएगा बच्चों और यहां पे हो जाएगा 2 आर स्क्वायर के बराबर, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए इस आर स्क्वायर को मैं लेके जाऊंगा इधर तो 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर के बराबर। तो आप देखिए ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल गया आर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर के बराबर। अब हमें प्लस साइन कब लेना है, माइनस साइन कब लेना है, इसको हम समझते हैं।
तो आप देखिए, अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी, ये तो ओमेगा आर है हमारे पास, इधर ओमेगा 1 होता है और इधर जो है वो ओमेगा 2 होता है, तो ओमेगा 1 तो ओमेगा आर से कम है और ओमेगा 2 जो है वो ओमेगा आर से ज़्यादा है। तो हम जानते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम होती है तो कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं एट ओमेगा 1 पे क्या होगा बच्चों, एक्स सी की वैल्यू जो है वो एक्स एल से ज़्यादा होगी, और एट ओमेगा 2 हम कह सकते हैं एक्स एल की जो वैल्यू है वो एक्स सी से ज़्यादा होगी। ये ध्यान रखना है, और ये हमने इसके पहले जो ग्राफ पढ़े थे उसमें भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आप देखिए, जब हम यहाँ पर ओमेगा 1 की बात कर रहे हैं तो ओमेगा 1 जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से जब कम होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस से। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ओमेगा 1L, ये क्या है, एक्सएल के बराबर है बच्चों, और ये जो है वो एक्स सी के बराबर है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 ओमेगा 1 एक्स सी की वैल्यू एक्सएल से ज़्यादा होगी। तो जब मैं यहाँ पर ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 सी करूँगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, माइनस आर मिलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है ओमेगा 1L से, राइट। नेक्स्ट जो है इसको आप देखिए, हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 दिया है। अब अगर मान लीजिए मैं ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी पे बात करूं तो ओमेगा 2L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2C इज इक्वल टू प्लस आर हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा 2 जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो तो एक्सएल की वैल्यू जो है वो एक्ससी से ज़्यादा होती है। तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो इसका डिफरेंस जो है मुझे पॉजिटिव मिलेगा, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ प्लस आर के बराबर। तो एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई, इक्वेशन नंबर 3 हमने इसको बोला है, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्वालिटी फैक्टर यानी Q की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट आप देखिए, सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन 3 की बात करूं तो ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1C इज इक्वल टू हमारे पास माइनस आर आया, और सेकंड में ओमेगा 2L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2C इज इक्वल टू हमारे पास आया प्लस आर के बराबर। हम ये इस इक्वेशन को हमने नाम दिया था बच्चों 3, और इस इक्वेशन को हमने नाम दिया 4। तो जब मैं इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को मैं ऐड करूंगा तो आप देखिए मुझे मिलेगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल, राइट, माइनस मैंने बाहर ले लिया है, और यहां पर 1 अपॉन सी 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0 मुझे मिल गया। ठीक है बच्चों, यहां पर आप देखिए नेक्स्ट में यहां पर मैं यहां से एलसीएम लूंगा, एलसीएम मैंने ले लिया, और इस एक और स्टेप में यहां पे लिख रहा हूं, ये हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल इज इक्वल टू, यहां पर ये आ जाएगा, या पहले हम इसको सॉल्व कर लें यहां पर, तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस 1 अपॉन सी, ये हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू मुझे 0 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस स्टेप को मैं इधर लेकर चला गया, 0 के इधर 0 की तरफ लेकर चला गया, तो मुझे मिल जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये मुझे मिल जाएगा। इसके बाद आप देखिए जब मैं सॉल्व करूंगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 जो है वो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पर आप देखिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी 1 अपॉन एल सी के बराबर। ठीक है बच्चों, और यही जो है इसको मैं ओमेगा आर स्क्वायर भी बोल सकता हूं। तो फाइनली हमें एक रिजल्ट मिल गया है जो हमें याद भी रखना है बच्चों, ओमेगा आर इज इक्वल टू मैं 1 अपॉन रूट एल सी तो बोल सकता ही हूं, और इसको मैं रूट ओमेगा 1 ओमेगा 2 भी कह सकता हूं, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है बच्चों, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज है। तो इसको एक तरह से मैं यूं कह सकता हूं कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो यहां पर ये हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये आपको याद भी रखना है ये रिजल्ट। ओमेगा आर इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1 अपॉन रूट एल सी इज इक्वल टू रूट ओमेगा 1
ओमेगा 2 के बराबर। अब यहां पर आप देखिए नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो हमारे पास 4 है, 4 में से मैं 3 को माइनस करूंगा, तो यहां पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 माइनस थर्ड, जो इक्वेशन 4 है उसमें से इक्वेशन थर्ड को माइनस करूंगा। पहला जो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को जब हमने ऐड किया था उससे मुझे ये रिजल्ट मिला। अब नेक्स्ट में जो है मैं फोर्थ में से थर्ड को माइनस करूंगा, तो जब मैं 4 में से थर्ड को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल। ठीक है बच्चों, प्लस यहां आ जाएगा, यहां पर देखिए प्लस 1/c 1/ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 2 इज इक्वल टू, यहां पर आप देखिए फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। मैं यहां पे दिखा रहा हूं इधर आपको, ये देखिए ये ओमेगा 2l यहां पर आ गया माइनस 1/ओमेगा 2c ये है इज इक्वल टू ये प्लस r हो गया, और यहां पर आप देखिए ये ओमेगा 1l और यहां पर माइनस 1/ओमेगा 1c इज इक्वल टू ये माइनस r है। जब हम माइनस करेंगे इसमें से तो ये माइनस साइन हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस साइन हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए ये तो 2r हो गया, तो हमने 2r लिख दिया है। यहां पर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल हो जाएगा यहां पर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/c 1/ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 2 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए यहां पर और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल प्लस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, हमें 2r के बराबर मिल गया। अब यहां पर आप देखिए हम जानते हैं कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 जो होता है वो 1/LC के बराबर होता है। तो यहां पर आप देखिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मैंने कॉमन ले लिया है, L यहां पर बच गया प्लस यहां पर आप देखिए 1 बच गया, और यहां पर C तो L एज इट इज है ही सही, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू को मैंने क्या रख दिया है 1/LC के बराबर। तो यहां से C से C ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों, आप देखिए L ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। इसको अगर मैं आगे स्टेप में दिखाऊं तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू, यहां पर आप देखिए ये आपको मिलेगा, ये जाके ऊपर L बन जाएगा तो ये 2L बन गया हमारे पास। तो ये 2L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2R के बराबर। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आप देखिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा R/L के बराबर। ये एक रिजल्ट और है जो आपको ध्यान रखना है, कहने का मतलब बैंडविड्थ जो है वो किसके बराबर होगी, R/L के बराबर। R क्या है यहाँ पर, जो सीरीज LCR सर्किट में हमने रेजिस्टेंस लगाया है R वो है, और जो इंडक्टर जो हमने लगाया है उसका इंडक्टेंस है L। तो यहां पर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू R/L, ये एक रिजल्ट है बच्चों जो आपको याद रखना है। तो यहां से मैं कह सकता हूं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/L के बराबर। अब मुझे निकालना है क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम जानते हैं क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ओमेगा R अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए ओमेगा R की वैल्यू हमने रख दी है 1/√LC के बराबर, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, R/L के बराबर। तो सॉल्व करेंगे तो Q इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/√L/C। तो इस तरह से इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूं, क्वालिटी फैक्टर को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये इस फॉर्मूले पर बच्चों क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है क्वालिटी फैक्टर कौन डिसाइड कर रहा है, जो सीरीज LCR सर्किट में हमने जो कंपोनेंट लगाए हैं L, C और R, तो इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, L पे डिपेंड कर रहा है, R पे डिपेंड कर रहा है और कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब क्वालिटी फैक्टर को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर may thus also be defined as the ratio of reactance इंडक्टिव और कैपेसिटिव एट रेजोनेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, राइट। तो यहां से हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए बच्चों Q इज इक्वल टू, यहां पे आप देखिए रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस पर इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ओमेगा R/L और अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस पर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो 1/ओमेगा/RC के बराबर डिवाइडेड बाय R। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहां से आप देखिए Q इज इक्वल टू, यहां पर ओमेगा R की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा R की वैल्यू होती है 1/√LC के बराबर, इंटू यहां पर क्या है बच्चों L अपॉन क्या हो जाएगा R के बराबर। तो यहां से आप देखिए Q इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा,
यहाँ देखिए L से ये L कैंसिल हो जाएगा तो रूट ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं 1/r रूट L बाई सी। तो यहाँ से भी हमें क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला मिल गया। वही क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हम यहाँ से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा? इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये हो गया 1/ओमेगा r को मैं क्या लिखूंगा 1/रूट LC के बराबर इंटू ये C आ गया है और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों R के बराबर। तो यहाँ देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ C से जो है C कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये C तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ देखिए 1/ ये हो जाएगा C/L और रूट, और ये हो जाएगा अपॉन R के बराबर। अगेन इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 1/r और रूट L बाई C के बराबर। तो यहाँ पर हम यूं भी कह सकते हैं क्वालिटी फैक्टर को कि रेजोनेंस में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है डिवाइडेड बाय R के बराबर हो जाएगा, या फिर रेजोनेंस में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है डिवाइड बाय R, ये भी किसके बराबर होगा, क्वालिटी फैक्टर के बराबर, क्योंकि दोनों ही केस में हमें क्या मिल जाएगा 1/r रूट L बाई सी। और एक तरह से हम और डिफाइन कर सकते हैं क्वालिटी फैक्टर को, आप देखिए Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट रेजोनेंस डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, राइट। यहां से भी मैं क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन कर सकता हूं। क्या हो जाएगा बच्चों, Q इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट रेजोनेंस डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। देखिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट रेजोनेंस क्या हो जाएगा, I करंट की वैल्यू हो जाएगी, और ये हो जाएगा XL अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या हो जाएगा I इंटू R के बराबर। तो I से I कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा XL बाई R के बराबर। और XL को मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि रेजोनेंस में मैं बात कर रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं ओमेगा R L बाई R के बराबर। तो हमें वही फॉर्मूला मिल गया जो हमें यहां से मिला था। और एक और हम यूं भी कह सकते हैं, यहां पर Q इज इक्वल टू मैं कह सकता हूं इंडक्टर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों यहां पे कैपेसिटर, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट रेजोनेंस डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। अगर मैं इस तरह से करूंगा तो Q इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर आ जाएगा I XC, ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट रेजोनेंस डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो अगेन I से I कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा XC बाई R, और मैं रेजोनेंस पे बात कर रहा हूं इसलिए हो जाएगा 1/ओमेगा/RC अपॉन R के बराबर। तो इसको जब वापस सॉल्व करेंगे तो वही हमें क्या मिल जाएगा, क्वालिटी फैक्टर 1/r रूट L बाई सी। तो ये बाकी जो फॉर्मूला है बच्चों ये भी हमें याद रखने, मतलब हम इस तरह से भी क्वालिटी फैक्टर को निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों पावर ऑफ AC सर्किट। हमें AC सर्किट में पावर निकालना है, तो पहले हम पावर का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम डिराइव करेंगे, राइट। फिर नेक्स्ट हम डिफरेंट एलिमेंट में किस तरह से हम पावर निकाल सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए पावर ऑफ AC सर्किट में, मान लीजिए हमने वोल्टेज जो AC वोल्टेज है अप्लाइड वोल्टेज, उसका इक्वेशन हमने ले लिया है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। और जनरल फॉर्म में हमने करंट की इक्वेशन ले ली है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब फाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये डिपेंड करेगा कि वो जो AC सर्किट है उसमें क्या एलिमेंट क्या लगे हुए हैं, उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो फाई की वैल्यू होगी। सपोज मान लीजिए उस सर्किट में केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर उस सर्किट में मान लीजिए इंडक्टर लगा हुआ है तो फाई की वैल्यू जो है वो -π/2 हो जाएगी। अगर उस सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है तो फाई की वैल्यू जो है वो +π/2 हो जाएगी। और अगर उसके अलावा कोई भी सर्किट है, सपोज मान लीजिए RL सर्किट है या CR सर्किट है या सीरीज LCR सर्किट है, तो उसके अकॉर्डिंग फाई जो है वो डिफरेंट होगा, राइट। तो मैंने जनरल मान लिया है कि अगर मान लीजिए वोल्टेज की इक्वेशन V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट की इक्वेशन हमने मान लिया I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। अब मुझे निकालना है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर हम कैसे निकालेंगे बच्चों, किसी भी टाइम पे अगर आपको पावर निकालनी है तो उस टाइम पे वोल्टेज कितना है और उस टाइम पे करंट कितना है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, PI से डिनोट करेंगे, PI इज इक्वल टू V इंटू आई के बराबर। तो यहां पर आप देखिए मैंने V की वैल्यू को पुट कर दिया है V नॉट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू हमने पुट कर दी है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5।
वी नॉट आई नॉट को मैंने आगे ले लिया है, साइन ओमेगा टी यहां पर आ गया है, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को हमने साइन ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला है उससे मैंने इसको खोल दिया। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन ए प्लस बी आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा बच्चों, क्या होता है, साइन ए और कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये तो एक तरह से ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, तो साइन ओमेगा टी कॉस फाइव हो गया प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव के बराबर। अब हम साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा वी नॉट आई नॉट तो बाहर है ही सही, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव यहां पर आ गया, प्लस यहां पे मैं लिखूंगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन फाइव के बराबर। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप देखिए ये वी नॉट आई नॉट एज इट इज हमने लिखा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव यहां पर एज इट इज है। अब यहां पर मैंने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, उससे हमें क्या मिल जाएगा, ये जो हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, हम जानते हैं कि 2 साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी जो होता है वो साइन 2 ओमेगा टी के बराबर होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, पी आई यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव हो गया, प्लस इसको मैंने साइन 2 ओमेगा टी लिख दिया है बच्चों, डिवाइडेड बाई 2 हो गया और साइन 5। अब हमें क्या निकालना है, पावर। पावर से मतलब जो भी पावर कंज्यूम होता है वो एवरेज पावर होता है, और एवरेज पावर को ही हम एक्चुअल पावर भी बोलते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों, अगर एग्जाम में आपको नहीं दिया हुआ है तो हमें मान के चलना है कि हमें एवरेज पावर ही निकालना है। तो यहां पे जब मैं एवरेज पावर निकालूंगा, एवरेज पावर ओवर कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, मैं एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर की बात कर रहा हूं, तो पावर का सिंबल ये होता है, मुझे इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज निकालना है इस तरह से। तो ये मैंने सिंबल लगा दिया है, ये एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। वी नॉट आई नॉट कांस्टेंट है और कांस्टेंट का एवरेज वही होता है, तो एज इट इज हमने वी नॉट आई नॉट लिख दिया है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का यहाँ एवरेज लेंगे, कॉस फाइव यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए हम उसके एवरेज की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे फिर हमने साइन 2 ओमेगा टी के एवरेज की हम बात करेंगे और साइन 5/2। अब हम एक चीज जानते हैं बच्चों, ये रिजल्ट आपको याद भी रखना है और इसको एज इट इज हम सीधा एग्जाम में यूज में ले सकते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होता है वो 1/2 के बराबर होता है। ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का या कोस स्क्वायर ओमेगा टी भी अगर आ जाता है हमारे पास तो उसका एक कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होती है वो 1/2 के बराबर होती है, और साइन 2 ओमेगा टी का एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होता है। साइन 2 ओमेगा टी हो या साइन ओमेगा टी हो या साइन 3 ओमेगा टी हो या साइन 4 ओमेगा टी हो, कोई भी हो, राइट, तो उसका एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहां पर ध्यान रखना है, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट कॉस 5/2। यहां पे इसका एवरेज हमने लिखा 1/2, तो cos 5/2 हो गया, प्लस इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 0 के बराबर। तो फाइनली P एवरेज जो होगा हमारे पास, यहां देखिए मैं इसको लिख सकता हूं, P एवरेज इज इक्वल टू, ये हो गया V नॉट आई नॉट अपॉन 2 और cos 5 के बराबर। तो यहां पे V नॉट आई नॉट को मैंने इसको 2 को मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया है, V नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 और cos 5 एज इट इज यहां पर मिल गया। तो P एवरेज V नॉट बाई रूट 2 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, V RMS वैल्यू, I नॉट बाई रूट 2 को हम I RMS लिख सकते हैं, और ये हो गया cos 5। तो P एवरेज पावर, या फिर मैं इसको एक्चुअल पावर भी बोल सकता हूं, या पावर कितना आपको मिल रहा है, राइट, वो कितना मिल जाएगा आपको, P एवरेज इज इक्वल टू V RMS I RMS cos 5 के बराबर। तो यहां देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एवरेज पावर इज ऑल्सो कॉल्ड एक्चुअल पावर और पावर लॉस। तो जो भी पावर लॉस हुआ है वो ये होता है, मतलब एवरेज पावर को ही हम क्या बोल सकते हैं, पावर लॉस बोल सकते हैं, और इसी को ही हम एक्चुअल पावर भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना है बच्चों, अगर एग्जाम में आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल आपको ये बोला गया है कि पावर आपको निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपको एवरेज पावर ही निकालना है। अब अगर मैं वर्चुअल पावर की बात करूं तो वर्चुअल पावर क्या होता है बच्चों, वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू होती है और करंट की जो आरएमएस वैल्यू होती है, उनका जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम वर्चुअल पावर बोलते हैं। तो वर्चुअल पावर में cos 5 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है, जबकि एक्चुअल पावर में cos 5 आएगा। तो ये तो एक्चुअल पावर हो गया है, और ये जो है वो क्या है, वर्चुअल पावर है। तो वर्चुअल पावर क्या हो जाएगा, P वर्चुअल हमने इसको बोला है VRMS इंटू IRMS के बराबर। और वर्चुअल पावर इज ऑल्सो कॉल्ड, हम इसको अपेरेंट पावर भी बोल सकते हैं और हम इसको RMS पावर भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से
पावर का जो फॉर्मूला है, एवरेज पावर का फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज और करंट। आपको जो भी अप्लाइड वोल्टेज दिया हुआ है और जो भी करंट आपको दी हुई है, एसी करंट जो दी हुई है, अप्लाइड वोल्टेज और करंट दोनों की फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होगी, लेकिन पावर की फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना है बच्चों, जस्ट डबल होती है। वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी जो भी होती है, सपोज मान लीजिए अगर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी एफ है या करंट की फ्रीक्वेंसी एफ है, तो पावर की फ्रीक्वेंसी जस्ट डबल हो जाएगी, मतलब 2f के बराबर हो जाएगी। इसको हम आगे भी बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज और करंट। नेक्स्ट आप देखिए पावर फैक्टर, जिसको हम cos फाई बोलते हैं। बच्चों इस साल सिलेबस से दो चीजें हटी है आपके इस चैप्टर से, एक तो पावर फैक्टर हट गया है, एक वॉटलेस करंट हट गया है। लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटा सा कंटेंट है, इसलिए मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, केवल जस्ट आप आइडिया रखें इसका, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए पावर फैक्टर cos फाई। पावर फैक्टर क्या होता है? एक्चुअल पावर और वर्चुअल पावर का जो रेशो होता है उसी को हम पावर फैक्टर बोलते हैं। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? रेशियो ऑफ एक्चुअल पावर एंड वर्चुअल पावर इन एन एसी सर्किट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो यहां पर आप देखिए cos फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्चुअल पावर डिवाइडेड बाय वर्चुअल पावर। अब यहां पर आप देखिए फॉर सर्किट हैविंग प्योर रजिस्टर, अगर मैं प्योर रजिस्टर के लिए बात करूं तो प्योर रजिस्टर के लिए जो पावर फैक्टर होता है बच्चों, वो प्योर रजिस्टर के लिए हम जानते हैं कि V और I के बीच का जो एंगल होता है, फाई यहां पर क्या है? V और I के बीच में फेज डिफरेंस है। फाई क्या है बच्चों? वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस। अब अगर मैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करूं तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में फाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों? cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि 1 के बराबर। और अगर मैं प्योर इंडक्टर सर्किट के लिए बात करूं या प्योर कैपेसिटर या प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए बात करूं तो वहां पे फाई इज इक्वल टू कितना होता है? 90 डिग्री। और फाई 90 होगा तो cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 के बराबर। और अगर cos फाई 0 होगा तो P एवरेज हम जानते हैं V RMS I RMS और cos फाई, इसका मतलब प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में किसी भी तरह का एवरेज पावर होगा ही नहीं, मतलब पावर लॉस वहां पर कितना होगा? 0 के बराबर। अगर सर्किट में आपको प्योर इंडक्टर दिया हुआ है या प्योर कैपेसिटर अगर आपको दिया हुआ है तो उस समय फाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 90 डिग्री के बराबर। cos फाई कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। मतलब पावर लॉस कितना होगा? 0 के बराबर। तो ध्यान रखना है आपको कि प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में किसी भी तरह का पावर लॉस नहीं होता है, क्योंकि पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? 0 के बराबर। और अगर मैं सीरीज एलसीआर सर्किट की बात करूं तो सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए cos फाई जनरली हम क्या बोलते हैं? R/Z के बराबर होता है। तो R तो रेजिस्टेंस हो गया, Z जो है वो इंपीडेंस हो गया, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं? R/√R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और इसी को आप देखिए cos फाई इज इक्वल टू R/√R², और यहां पे XL की वैल्यू क्या हो जाएगी? ω/L माइनस 1/ω/C का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूं? cos फाई सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए पावर फैक्टर को फाइंड आउट कर सकता हूं। नेक्स्ट है बच्चों वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट होता क्या है? डेफिनेशन की अगर हम बात करें, द करंट इन एसी सर्किट इज सेड टू बी वॉटलेस इफ द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज 0। ऐसी करंट जिसके करस्पॉन्डिंग पावर जो कंज्यूम हो रहा है वो कितना हो बच्चों? 0 के बराबर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉटलेस करंट बोलते हैं। तो सपोज मान लीजिए यहां पर वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज एंगल है वो फाई के बराबर है। तो यहां पर आप देखिए अगर मैं इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लूंगा तो मुझे मिलेगा I RMS cos फाई, राइट। और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर मैं लेता हूं, V RMS के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेता हूं अगर मैं करंट का, तो इधर मिलेगा मुझे I RMS sin फाई के बराबर। अब जब भी हम पावर निकालते हैं तो पावर हम कैसे निकालते हैं बच्चों? एक्चुअल पावर जो होता है P एवरेज इज इक्वल टू V RMS I RMS और cos फाई के बराबर, ठीक है बच्चों। अब यहां पर आप देखिए फाई क्या है? वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है, फेज एंगल है, राइट। तो हमें एक्चुअल पावर ये मिलेगा। अब एक चीज आप देखें, अगर वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो π/2 आपको मिल जाए तो पावर कंज्यूम्ड कितना होगा बच्चों? 0 के बराबर। और अगर वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 0 डिग्री मिल जाए तो पावर कंज्यूम जो है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि cos फाई की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कब होगी? जब फाई की वैल्यू 0 होगी। और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 के बराबर। तो आप यहां देखिए, ये आप इसको देखिए, एक तो VRMS है हमारे पास, राइट, और एक हमारे पास I RMS cos फाई है।
तो Vrms और Irms cos phi दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो कितना होगा, एक तरह से 0 डिग्री के बराबर। तो एक तरह से इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर है वो आपको मिलेगी। तो इसको, इस करंट को हम क्या बोल देंगे बच्चों, Irms cos phi को तो हम बोलेंगे वॉट फुल पावर या वॉटफुल करंट बोलेंगे, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग आपको पावर मिलेगा। तो Irms cos phi हमारे लिए क्या हो जाएगा, वॉटफुल करंट हो जाएगा। दूसरा आप देखिए, ये तो हो गया हमारे पास Vrms और ये हो गया हमारे पास Irms sin phi। तो Vrms और Irms sin phi के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, π/2 के बराबर। जब π/2 हो गया तो एक तरह से इसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे पावर मिलेगा वो कितना मिलेगा मुझे, 0 के बराबर। जब पावर मुझे 0 मिला तो एक तरह से मैं Irms sin phi को क्या बोल सकता हूं, वॉटलेस करंट बोल सकता हूं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर Vrms और Irms के बीच का एंगल अगर phi है तो Irms sin phi को तो हम क्या बोलेंगे, वॉटलेस करंट बोलेंगे, और Irms cos phi को हम क्या बोलेंगे, वॉटफुल करंट बोलेंगे। अब कई बार बच्चों क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहता है, एक क्वेश्चन आपको ग्राफ दे देंगे, आपको वोल्टेज का टाइम के साथ ग्राफ दे देंगे, करंट का आपको टाइम के साथ ग्राफ दे देंगे, और आपको एक पावर का ग्राफ दे देंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि भाई ये जो ग्राफ है वो किस एलिमेंट के लिए है, किस कंपोनेंट के लिए है। जैसे मान लीजिए प्योर इंडक्टिव के लिए है या प्योर कैपेसिटर के लिए है, राइट। और आपको उनमें से पावर का ग्राफ ढूंढना है। तो पावर का ग्राफ ढूंढना तो बहुत आसान होता है बच्चों। कैसे आसान होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है और करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, पावर की फ्रीक्वेंसी उसके जस्ट डबल होती है। तो एक एग्जांपल मैं यहां पे लेके चल रहा हूं। सपोज मान लीजिए हम प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट में अगर मैं वोल्टेज की इक्वेशन की बात करूं तो वोल्टेज की इक्वेशन मैंने ये ले ली है। और हम जानते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, ऐसी सर्किट में करंट जो है वो π/2 पीछे होता है। तो करंट की इक्वेशन में बड़े आराम से यहां से लिख सकता हूं I0 sin ωt माइनस π/2 के बराबर, ये हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिए, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा बच्चों तो ग्राफ मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। यहां पर आप देखिए वोल्टेज का ग्राफ में ले रहा हूं यहां पे, और करंट का भी ग्राफ ले रहे हैं और पावर का ग्राफ ले रहे हैं, ये टाइम के साथ में। तो वोल्टेज का ग्राफ तो जो साइनसोइडल कर्व है इस तरह से हो जाएगा एक साइकिल में, ये हो जाएगा 0, यहां पर हो जाएगा बच्चों t/4 हो जाएगा, ये टाइम मिलेगा आपको t/2 के बराबर, ये मिलेगा 3t/4 के बराबर, और ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब करंट के ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं तो t = 0 पे आप देखिए मुझे मिल रहा है I = I0 sin -π/2। माइनस π/2 का मतलब क्या हुआ, I की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, -I0 के बराबर। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, पीक वैल्यू से स्टार्ट होगा और नीचे से स्टार्ट होगा, राइट। तो इसका जो ग्राफ मिलेगा वो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। यहां पर आप देखिए इसका जो ग्राफ है वो ये मिल जाएगा मुझे, ये करंट का ग्राफ मिल गया। अब मुझे पावर के ग्राफ की बात करनी है। तो हम जानते हैं पावर के ग्राफ के लिए क्या होता है बच्चों, पावर का जो ग्राफ आपको मिलेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी जस्ट डबल होती है, राइट। वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी और करंट की जो फ्रीक्वेंसी है उससे डबल फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहां पर आप देखिए, अगर मैं पावर के ग्राफ की बात करूं तो पावर का ग्राफ मैं इस तरह से बना सकता हूं, फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, डबल होगी। तो यहां पर अगर एक साइकिल बना है तो पावर के कितने साइकिल बन जाएंगे, 2 साइकिल। तो पावर के 2 साइकिल कैसे बनेंगे, ये इस तरह से। आप देखिए एक साइकिल यहां कंप्लीट हो गया और दूसरा साइकिल यहां कंप्लीट हो गया। तो मैं बड़े आराम से देखकर कह सकता हूं कि ये जो ग्राफ है ये तो पावर का ग्राफ हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमें मालूम है कि वोल्टेज जो है वो π/2 आगे होता है इंडक्टर में। तो यहां पे देखिए वोल्टेज आगे है, या फिर मैं कह सकता हूं करंट जो है पीछे। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ये जो है ये करंट का ग्राफ है और ये जो है ये वोल्टेज का ग्राफ है। और वोल्टेज जो है वो π/2 आगे है, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि सर्किट में क्या लगा हुआ है, प्योर इंडक्टर लगा हुआ है। तो इस तरह से हम ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।